हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। बीपीएससी टीआरई 3 और 4 के लिए मॉक टेस्ट मैं दे रहा हूँ। 2-3 मॉक टेस्ट हो चुका है, ये चौथा मॉक टेस्ट है। दूसरा तीसरा मॉक टेस्ट थोड़ा सा वीक था, वैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी वैसे भी क्वेश्चन की है, लेकिन ये वाला मॉक टेस्ट का स्टैंडर्ड एकदम बीपीएससी लेवल का ही होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और C++ से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही आपको C++ का दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाना है, ये एग्जीक्यूट होने के बाद क्या आउटपुट देगा। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। कोड आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कोड है, बाकी ऑप्शन है। तो यहाँ पे एक कोड देख रहे हैं, तो एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन में कुछ नहीं है, एक हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि फंक्शन में किसी तरह का आर्गुमेंट नहीं है, मतलब इस फंक्शन को कॉल करते समय आप किसी तरह का कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पास किया गया है, जिसके चलते ये एरर देगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट दिस पॉइंटर इन C++। ठीक है, दिस पॉइंटर होता है C++ में, और मैं जो C++ का एक पूरा प्लेलिस्ट ही है इस चैनल पे, आप जाकर उसमें देखिएगा तो दिस पॉइंटर को भी वहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है, अच्छा खासा समझाया मैं उसको। चलिए, यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। दिस पॉइंटर इज पास्ड एज ए हिडन आर्गूमेंट इन ऑल नॉन स्टैटिक फंक्शंस ऑफ ए क्लास। ठीक है, दिस पॉइंटर थोड़ा सा इसको समझने के लिए आपको आउटपुट वगैरह दिखाना पड़ता है, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज प्रोवाइडेड बाय C++, लेकिन सी में नहीं है। ठीक है, ऐसा टाइप आपको ढूंढना है, तो बुल, बुलियन डाटा को रखने के लिए यहाँ पे बुल एक है, कीवर्ड है, लेकिन ऐसा कुछ कीवर्ड या डाटा टाइप C में नहीं है, C++ में है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच इज़ मोर इफेक्टिव वाइल कॉलिंग C++ फंक्शन। तो मोर इफेक्टिव यहाँ पे डी ही होगा। ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस। पांचवा क्वेश्चन में देखिए, फिर एक प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। इसका मेन कोड आपको यहाँ ही है, मेन फंक्शन का बॉडी यहाँ है, तो यहीं विचार करते हैं। यहाँ पे देखा जा रहा है कैरेक्टर टाइप वेरिएबल में आपको 74 डालते हुए दिख रहा होगा, और फिर इस सी को हम प्रिंट कर रहे हैं। तो इसमें जो हम डाल रहे हैं ये कैरेक्टर टाइप है, तो ये क्या दे देगा हमको? इसको स्काई वैल्यू की तरह ट्रीट करेगा और स्काई कैरेक्टर हमें दे देगा। तो कैरेक्टर क्या होगा? 74 का बी, मतलब जे। 6 नंबर पे आते हैं। करेक्ट विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन माइक्रोज। C++ में माइक्रोज डिफाइन आप कर सकते हैं, तो उसके लिए जो कीवर्ड है वो है आपका डिफाइन, हैश डिफाइन। 7 नंबर में भी एक छोटा सा आपका कोड है। ठीक है, क्या लिख रहा है? पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। करेक्ट सिंटेक्स ऑफ एक्सेसिंग ए स्टैटिक मेंबर ऑफ ए क्लास इन C++। यहाँ पे स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने की बात हो रही है, तो SRO ऑपरेटर का यूज करके हम ऐसा काम करते हैं। ठीक है, स्टैटिक मेंबर को अगर एक्सेस करना है तो क्लास के नाम के साथ SRO ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे स्टैटिक एक वेरिएबल है जिसका नाम है वैल्यू, क्लास का नाम है ए, तो आप ऐसा ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनहेरिटेंस। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनहेरिटेंस क्या है। तो इनहेरिटेंस, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ड्राइविंग न्यू क्लासेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लासेस। इनहेरिटेंस एक अच्छा उदाहरण है रीयूजेबिलिटी का। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कर रहा है कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ C++ इनपुट एंड आउटपुट ओवर सी इनपुट आउटपुट। मतलब एक तुलना कर रहा है कि C और C++ में क्या बेनिफिट है। तो टाइप सेफ्टी का C++ में बेनिफिट है, क्योंकि C लैंग्वेज में आप इनपुट आउटपुट करते समय टाइप वगैरह को बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा करने की कोई आज़ादी आपको नहीं दी जाती है। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए, एक लंबा सा प्रोग्राम है, इतना लंबा कोड आपको दे सकता है। ठीक है, हालांकि कोड देखने में लंबा है, लेकिन थोड़ा सा अगर कोडिंग अगर आपको नॉलेज है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, ये वाला एक लाइन अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। एरे के सारे एलिमेंट को जोड़ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सबको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? 27। चलिए 11 पे आते हैं। कह रहे रैपिंग डाटा एंड इट्स रिलेटेड फंक्शनैलिटी इनटू ए सिंगल एंटिटी। सिंगल एंटिटी में रैप करना ही इनकैप्सुलेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर पर क्या करें? व्हाट डज पॉलीमॉर्फिज्म इन ओप्स। देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म आपको अलाउ करता है ओवरलोडिंग का।
ठीक है। यहाँ पे ओवर राइडिंग लिखा है लेकिन यहाँ पे ओवरलोडिंग होगा, इसको काट के ओवरलोडिंग कर लीजिएगा आप लोग, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते करें विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस आपको कौन दिखा रहा है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस आपको दिखा रहा है सी नंबर ऑप्शन। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि बेस क्लास अधिक होंगे और ड्राइव क्लास एक ही होंगे, ठीक है। ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और दोनों को कौन इनहेरिट कर रहा है, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाउ एक्सेस स्पेसिफायर इन सी प्लस प्लस की बात कर रहा है, इन क्लास हेल्प्स इन एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर जो भी है पब्लिक प्राइवेट, ये जो भी है प्रोटेक्टेड भी है, तो ये आपको क्या करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर बी, दे अलाउज अस टू शो ओनली रिक्वायर्ड थिंग्स टू आउटर वर्ल्ड, ठीक है। जितना आपको दिखाना है उतना ही आप दिखा सकते हैं, बाकी चीज़ों को आप छुपा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं 15 नंबर, सी प्लस प्लस इज डैश। तो ये दोनों तरह का लैंग्वेज है, प्रोसीजरल के साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी लैंग्वेज है ये। अब यहाँ पे कह रहा है कि सी प्लस प्लस में विच ऑपरेटर इज ओवरलोडेड फॉर सी आउट। सी आउट के साथ हमेशा कौन सा ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो बी। इस ऑपरेटर का क्या नाम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। हालांकि एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे आपको उसका तो नाम आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन आप जरूर उसको कमेंट कीजिएगा। चलिए अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड विद द वर्चुअल कीवर्ड। वर्चुअल कीवर्ड के साथ क्या हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल हम लोग वर्चुअल कीवर्ड के साथ नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करें 18, विच कंसेप्ट इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट लेट बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट आपको वर्चुअल फंक्शन में देखने को मिलेगा। 19 नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे करेक्ट आपको खोजना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो यहाँ पे करेक्ट आपको बी है, सी प्लस प्लस अलाउ डायनेमिक टाइप चेकिंग, ठीक है। हालांकि दोनों तरह का चेकिंग करता है, नहीं, डी आ जाएगा सही आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। सी प्लस प्लस अलाउ बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक टाइप चेकिंग, दोनों तरह का चेकिंग ये सपोर्ट करता है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट दैट रीयूजेबिलिटी इज ए डिजायरेबल फीचर ऑफ ए लैंग्वेज। रीयूजेबिलिटी से क्या फ़ायदा होता है, तो इसका सही आंसर होगा डी, रिड्यूस बोथ टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस टाइम, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म मैकेनिज्म। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म मैकेनिज्म के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पे सब सही हो जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रू फाइंड करना है, ठीक है। दो स्टेटमेंट आपको दिया गया है, इनमें से आपको ट्रू फाइंड करना है। तो सही इसका हो जाएगा कोई नहीं होगा, जैसे ऑल ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस कैन बी ओवरलोडेड, तो ऐसा नहीं है, सारा ऑपरेटर को हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, कुछ ऑपरेटर को छोड़ देते हैं क्योंकि वो ओवरलोड नहीं हो सकते हैं। करेक्ट, द बेसिक मीनिंग ऑफ एन ऑपरेटर कैन बी चेंज। नहीं, कभी भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के द्वारा उसका बेसिक मीनिंग को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लस का कुछ दूसरा मीनिंग आप कर दें, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्या करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का कौन प्रकार नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव कोई प्रकार नहीं है, ठीक है। मल्टीपल होता है, मल्टी लेवल होता है, हायरार्किकल भी होता है। चलिए यहाँ से आपको डाटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 24 नंबर क्वेश्चन डाटा स्ट्रक्चर का है, क्या बोल रहा है, ए डाटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड और डिलीटेड एड फ्रॉम बोथ एंड। जहाँ बोथ एंड मिल जाए और दोनों एंड से आप इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं, तो ऐसा DQ ही कर सकता है, ठीक है। 25 में क्या है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन के कुछ सिंटेक्स लिखे हुए, कौन सा सही है ये आपको चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे सी आपका हो जाएगा सही आंसर, बाकी सब में कुछ ना कुछ कमी है, आपको खुद देख लीजिएगा कहाँ क्या कमी है, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 26, व्हेन डज द, ये जो है ना, ये
रन टाइम एक तरह से जब भी एक्सेप्शन हैंडलिंग आप कीजिएगा तो कुछ एक्सेप्शन अकर होते हैं, तो उनमें से एक एक्सेप्शन का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कब होता है, तो ये रन टाइम ही घटित होता है ये सब। 27 मतलब प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम स्टैक। स्टैक से रिमूव करने को हम लोग पॉप बोलते हैं, और स्टैक में डालने को हम लोग क्या बोलते हैं, पुश। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये पुश देता है, छोटा सा चीज़ है लेकिन पुश देता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पोस्ट फिक्स फॉर्म ऑफ, देखिए यहाँ पे जो भी कुछ दिया हुआ है ये इनफिक्स में दिया हुआ है, इसको आपको पोस्ट फिक्स में बदलना है। तो ये सब कैसे कन्वर्जन किया जाता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा डाटा स्ट्रक्चर को, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 29 कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग डाटा स्टोर्ड इन ए सीरियल एक्सेस मेमोरी इज सिमिलर टू, स्टैक की भांति वो काम करता है, ठीक है। 30 द प्रीफिक्स फॉर्म आपको पता करना है, यहाँ पे इनफिक्स में दिया हुआ है, यहाँ से आपको प्रीफिक्स पता करना है, तो इसका भी मैं सही आंसर बता देता हूँ, आप लोग इसको खुद से निकालने की कोशिश कीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर में करा कि ए नॉर्मल क्यू इफ इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे ऑफ साइज मैक्स, ये एरे का साइज है, ठीक है। गेट फुल जोन, तो उसको कब माना जाएगा ये फुल हो चुका है, जब उसका रेयर क्या हो जाएगा, मैक्स -1 तक पहुंच जाएगा, तो समझ लीजिए वो फुल हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 32 में क्या कर रहा है, क्यू सर्व्स मेजर रोल इन, सी इसका सेंस हो जाएगा सिमुलेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। 33 में क्या करें, इन लिंक लिस्ट इच नोड कंटेंस ए मिनिमम ऑफ 2 फील्ड्स, 1 फील्ड इज डाटा, एक फील्ड डाटा के लिए होता है, एक फील्ड नोड के लिए होता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंटर टू नोड, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बगल वाले नोड मतलब नेक्स्ट नोड का वो एड्रेस रखता है, मतलब पॉइंटर ही रखता है। 34 क्या है, 34 में एक आपको यहाँ पे पूरा का पूरा आपको कोड दिया गया है, फिर क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सी कोड इज यूज टू क्रिएट न्यू नोड, नया नोड क्रिएट करने के लिए क्या कौन सा है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये जो पूरा का पूरा ये जो स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट आपको क्या करेगा, एक नया नोड डायनेमिकली बना देता है, क्रिएट कर देगा मैलोक का इस्तेमाल करके, ठीक है। 35 लिंक लिस्ट इज कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन डायनेमिक, अभी ऊपर बोले ना डायनेमिक, ठीक है, वही है डायनेमिक। 36 में क्या करो, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम कैन बी यूज टू सॉर्ट ए रैंडम लिंक लिस्ट विद मिनिमम टाइम कम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे मिनिमम टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा है, तो मर्ज सॉर्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, मर्ज सॉर्ट। आगे बढ़ते हैं। 37 देख लीजिए, 37 थोड़ा सा ये टफ लगेगा आपको, इस तरह क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा दिया है, आप देख सकते हैं वहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर का, डाटा स्ट्रक्चर में मैंने एमसीक्यू जो कराया है उसमें आपको देखने को मिलेगा इस तरह क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कराया कि ए बाइनरी सर्च ट्री कंटेंट्स वैल्यू, बाइनरी सर्च ट्री के पास इस तरह का वैल्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस, पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस आपको सही चुनना है, सही, ठीक है। यहाँ से यहाँ ये हो गया ऑप्शन, पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ द ट्री प्रोवाइडेड द प्री ऑर्डर सीक्वेंस एज, और प्री ऑर्डर पहले से प्रोवाइडेड है, प्री ऑर्डर से आपको पता लगाना है कि पोस्ट ऑर्डर सही कौन सा हो सकता है। तो कैसे पता लगाते हैं मैं उसमें बढ़िया से बता दिया हूँ, आप जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं, इसका सही हो जाएगा डी, ठीक है। 38 पे देखते हैं, कह रहे फुल बाइनरी ट्री कैन बी जनरेटेड यूजिंग, तो इसका सही हो जाएगा ए, पोस्ट ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल अगर आपके पास है तो फुल बाइनरी ट्री आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं 39, विच ऑफ द आर्किटेक्चर इज पावर एफिशिएंट, ये आपको क्वेश्चन कंप्यूटर आर्किटेक्चर का यहाँ से शुरू हो गया, इसका सही हो जाएगा ए, RISC, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा इसका फुल फॉर्म क्या है सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 40 क्या कर रहा है, इफ एन एक्सेप्शन इज रेज्ड एंड द सक्सीडिंग इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली देन द प्रोसेसर इज सेड टू हैव, इसका जो सही आंसर सी, इम्प्रिसाइज एक्सेप्शंस।
41 द स्मॉल एक्सट्रीमली फास्ट रैम्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पे कैश है, रजिस्टर होता तो वो भी सही हो जाता, लेकिन कैश ही यहाँ सही होगा। ठीक है, कैश एक प्रकार का रैम ही होता है, स्टैटिक रैम, बहुत फास्ट होता है। 42 द मेमोरी डिवाइसेस विच आर सिमिलर टू ईपी डबल ईपी रोम बट डिफर इन द कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज फ्लैश मेमोरी। सही आंसर हो जाएगा फ्लैश मेमोरी। 43 द यूजुअल बस स्ट्रक्चर यूज्ड टू कनेक्ट द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इज सिंगल बस स्ट्रक्चर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। 44 द एडवांटेज ऑफ इनपुट आउटपुट मैप्ड डिवाइसेस टू मेमोरी मैप्ड इज। ठीक है, इसका भी सही आंसर है सी। द डिवाइसेस हैव टू डील विथ फ्यूअर एड्रेस लाइन। 45 द सिग्नल सेंट टू द डिवाइस फ्रॉम द प्रोसेसर टू द डिवाइस आफ्टर रिसीविंग एन इंटरप्ट इज। इसका सही आंसर हो जाएगा ये 45 का सही आंसर ए, इंटरप्ट नॉलेज। ठीक है। 46 द प्रोग्राम यूज टू फाइंड आउट एरर इज कॉल्ड डिबगर। डिबगर क्या करता है? आपको एरर खोजने में मदद करता है। इसका सही आंसर है ए। डैश आर टाइप ऑफ एक्सेप्शन। इसमें टाइप ऑफ एक्सेप्शन कौन सा है? सारे के सारे टाइप ऑफ एक्सेप्शन है। ठीक है। द फास्टेस्ट डाटा एक्सेस इज प्रोवाइडेड यूजिंग। सबसे फास्टेस्ट डाटा आपको कौन सा प्रोवाइड करता है? रजिस्टर। बोले ना, रजिस्टर अगर मिल जाए तो रजिस्टर सबसे फास्ट होगा, और नहीं तो कैश हो, रजिस्टर के बाद कैश। 49 में क्या कर रहा है? द मेमोरी विच इज यूज टू स्टोर द कॉपी ऑफ डाटा और इंस्ट्रक्शंस stored in a larger memories inside the CPU। inside CPU की बात कर रहा है। ठीक है, तो लेवल 1 कैश, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेवल 1 कैश। आइए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द रीजन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कैश मेमोरी इज। कैश मेमोरी का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो सही आंसर होगा ए, टू इंक्रीज द इंटरनल मेमोरी of the system। टू इंक्रीज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द सिस्टम। नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, बी इसका सेम होगा। द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर एंड मेमोरी। हाँ, प्रोसेसर और रैम मेमोरी, उनमें जो डिफरेंस है स्पीड का, एक तरह से उसी को एक तरह से वो क्या करता है? मेंटेन करता है उस स्पीड डिफरेंस को ही, उस और एक तरह से बोलिए ना कि वो खाई को पाटने का काम करता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51 यहाँ से आपको नेटवर्किंग का क्वेश्चन शुरू हो गया। कह रहा है कि व्हाट आर नोड्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो ऑल ऑफ द एबव इसका सही हो जाएगा। जितने भी चीज़ होते हैं वहाँ पे राउटर वगैरह, तो उस सब एक तरह से क्या होते हैं? नोड ही कहलाते हैं। 52 Which of the following devices forwards packets between networks by processing the routing information included in the packet। देखिए, राउटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ करके एक तरह से राउटिंग का काम करता है, तो वो राउटर ही करेगा। 53 how do two devices become part of a network। इसका सही आंसर बी। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ए प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ ए प्रोसेस इन अनदर डिवाइस। मतलब दो डिवाइस है जो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं, इस तरह का प्रोसेस अगर कर रहे हैं तो वो नेटवर्क के पार्ट कहलाएंगे। ठीक है। 54 विच ऑफ दिस इज नॉट ए नेटवर्क एज डिवाइस। तो स्विच एज डिवाइस नहीं होता है, स्विच बीच में कहीं लगा होता है, ये आखिरी छोर का बात कर रहा है। ठीक है। 54 पे आते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ लैन यूजर टू शेयर कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डाटा फाइल सर्वर अलाउ करता है। 56 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन एन अटेम्प्ट टू रेंडर ए कंप्यूटर रिसोर्स अनअवेलेबल टू इट्स इंटेंडेड यूजर्स। ये डिनायल ऑफ सर्विस में ऐसा होता है, ये एक तरह का अटैक होता है। इसे डॉस अटैक भी शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, डॉस अटैक। ब्लूटूथ क्या है? वो पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, एग्जाम्पल है।
अंठावन, नेटवर्क कंजेशन अकर। नेटवर्क कंजेशन का मतलब हो गया इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग, जब ट्रैफिक ओवरलोडिंग हो जाएगा तो नेटवर्क कंजेशन अकर हो जाता है। अब यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स एक्सटेंड्स ए प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क्स। तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। 60 क्या बोल रहा है, द फंक्शनलिटीज ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का काम है सब कंप्रेशन, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, ये सब काम करता है प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 61 क्या कर रहा है, डीलिमिटिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डाटा एक्सचेंज इज प्रोवाइडेड बाय। सेशन लेयर का ये काम है। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन करना, डिलिमिटिंग करना। उसके बाद अब आ गया TCP/IP मॉडल वाज डेवलप्ड डैश द OSI मॉडल। OSI मॉडल से पहले ही इसको बनाया गया था, तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, 63, इफ़ यू हैव टू सेंड मल्टीमीडिया डाटा ओवर SMTP इट हैज़ टू बी इनकोडेड इनटू स्काई फॉर्मेट। स्काई फॉर्मेट में ही बदल के वो भेजेगा। 64, चूज द स्टेटमेंट विच इज रॉन्ग इन केस ऑफ SMTP। तो बी इसका रॉन्ग है, बाकी सब सही है, आप देख लीजिएगा। 65 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है कि SMTP का पोर्ट नंबर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पोर्ट नंबर याद कर लीजिएगा, जितने भी प्रोटोकॉल है लगभग का पोर्ट नंबर याद कर लीजिएगा। हो सकता है उसको पूछ दे, लेकिन ये बहुत फेमस है SMTP, तो इसका पूछ देता है। ठीक है, TCP। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से DBMS का क्वेश्चन आपका शुरू होता है। 66 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ डाटाबेस। मतलब डाटाबेस का फीचर आपको पता करना है, तो इसका सही आंसर है बी, यूजर इंटरफेस प्रोवाइडेड। बाकी सब फीचर नहीं है। ठीक है, 67, डैश ऑपरेशंस डू नॉट प्रिजर्व नॉन मैच्ड टपल इनर ज्वाइन। इसका सही आंसर है बी। 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूटिलिटी ऑफ DBMS। तो प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं है यूटिलिटी। 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबसेट ऑफ SQL कमांड्स यूज टू मैनिपुलेट ओरेकल स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग टेबल। देखिए, टेबल को मैनिपुलेट करना, स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करना, ये डाटा डिफरेंशियल लैंग्वेज का काम है, DDL का। 70, द ओल्डेस्ट DB मॉडल नेटवर्क। सबसे पुराना डाटाबेस मॉडल आपका नेटवर्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71, इन द डैश नॉर्मल फॉर्म। ये नॉर्मल फॉर्म से क्वेश्चन है। ए कंपोजिट एट्रीब्यूट इज कन्वर्टेड इनटू इंडिविजुअल एट्रीब्यूट। तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म से है। क्या कर रहा है, टेबल इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, सेकेंड NF। तो टेबल को कब माना जाएगा कि वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है, तो इसका भी सही आंसर है ए, एलिमिनेट ऑल हिडन डिपेंडेंसीज। सारे डिपेंडेंसी जो छुपा हुआ है उसको हटा देना। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर 2 फंक्शनल डिपेंडेंसीज। यहाँ पे देखिए फंक्शनल डिपेंडेंसीज आपको दिखाया गया है। ठीक है, विथ द सेम सेट ऑफ एट्रीब्यूट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो। अब यहाँ क्या करना है, ये पढ़ना है आपको। दिस कैन बी कम्बाइंड है, जिसको कंबाइन करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कंबाइन कीजिएगा तो ऐसे ये होगा फाइनल आपका आंसर। 74 कह रहा है कि ए रिलेशन इज इन डैश इफ एन एट्रीब्यूट ऑफ ए कंपोजिट की इज डिपेंड ऑन एन एट्रीब्यूट ऑफ अदर कंपोजिट की। ठीक है, तो यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। 75 डैश इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट्स यूज्ड एज ए प्राइमरी की। तो कंपोजिट की का ये एक तरह से डिफिनेशन है। ठीक है, 76 में क्या कर रहा है, डैश इज ए स्पेशल टाइप ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर दैट इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड। ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड ट्रिगर ही होता है। ठीक है, एक तरह का प्रोसीजर ही होता है। आपके टेबल पे कुछ अगर मॉडिफिकेशन वगैरह हुआ तो उसी आधार पे कोई ट्रिगर एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, 77 क्या कर रहा है कि हालांकि
हाँ ठीक है 77 डैश रिक्वायर्ड दैट डाटा शुड बी मेड अवेलेबल टू ओनली ऑथराइज्ड यूजर। तो ऐसा आप सिक्योरिटी लगा के ही कर सकते हैं कि केवल ऑथराइज्ड यूजर को ही वो डाटा जाए। ठीक है, अब 78 में क्या कर रहा है, सम ऑफ द यूटिलिटी ऑफ DBMS। DBMS का यूटिलिटी कौन है, तो देखिए प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन तो यूटिलिटी है नहीं, तो आप इसी आधार पे आप छांट के इसका सही आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर रहेगा बी। ठीक है, 79 यहाँ पे एक आपको स्टेटमेंट है एसक्यूएल का, और इसी आधार पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कैसे क्या है। सो इसका सही आंसर होगा सी। अब आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे भी आपको क्या किया गया है, एक स्टेटमेंट है एसक्यूएल का, और इस आधार पे आपको सही आंसर देना है। ठीक है, तो इसका भी सही आंसर है, ये हो गया सी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इसमें, इसी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने पूरे क्वेश्चन को कवर किया होगा तो बहुत सारा हो सकता है इसमें से 1 2 4 क्वेश्चन मेन एग्जाम में देखने को मिल जाए। देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।